नेपाल की तबाही आपने काफी वीडियोस में बहुत देख ली होगी, लेकिन आखिर हुआ क्या था? इतना सारा पानी आया कहां से और कुछ ही टाइम में पूरा एरिया कैसे बह गया? और क्या टाइम पर लोगों को वार्निंग मिल जाती तो क्या लोगों की जान बच सकती थी? मैं आपको सिर्फ कुछ मिनट्स में पूरा मैटर सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, ये बिल्डिंग नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास की है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने वाले लोग भी गुजरते हैं। एक सेकंड पहले सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही सेकंड पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का भी टाइम नहीं मिला। पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं था, इसमें मिट्टी थी, बड़े बड़े पत्थर थे और आइस भी थी। और जो चीज भी रास्ते में आई, ये फ्लो उसे अपने साथ ले गया। रोड टूट गए, ब्रिजेस बह गए और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना पानी आया कहां से? क्योंकि जिस एरिया में ये सब हुआ, वहाँ उस टाइम पे ऐसी हैवी बारिश भी नहीं हो रही थी कि ये फ्लूड आ जाए। शुरू में अर्थक्वेक की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में जो इन्फॉर्मेशन सामने आई, उसमें हाई माउंटेन एरिया में आइस और रॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आने की बात कही गई। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा, नीचे रिवर में गिरा, रिवर का फ्लो डिस्टर्ब हुआ और फिर पानी, मिट्टी, पत्थर और आइस का बहुत बड़ा फ्लो नीचे की तरफ चला गया। और हिमालय की वैलीज काफी नैरो होती है, इसलिए पानी को फैलने की ज्यादा जगह नहीं मिली और ग्रेविटी की वजह से ये और भी तेज होता गया। और इसी स्पीड की वजह से रास्ते में जो भी था उसे बहुत नुकसान हुआ। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये डिजास्टर रोका जा सकता था? देखो, पहाड़ का टूटना हम शायद नहीं रोक सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को पहले बताकर सेफ जगह पहुंचाया जा सकता था या नहीं। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज को फ्लूड की इन्फॉर्मेशन मिली थी और नीचे के एरियाज में अलर्ट्स भी भेजे गए थे, लेकिन ऊपर माउंटेन एरिया में सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। और जब इतना बड़ा पानी का फ्लो नीचे आ रहा है तो एक एक मिनट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सोचो, अगर किसी गाँव को 10 मिनट पहले ही पता चल जाए कि ऊपर बहुत सारा पानी और पत्थर आ रहा है, तो लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, सेफ जगह जा सकते हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम को पहले से रेडी किया जा सकता है। घर और गाड़ी शायद ना बच पाए, लेकिन लोगों की जान बच सकती है। और इसी ही वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं, कुछ रिपोर्ट्स में इसे ग्लेशियर लेक टूटने से आई फ्लूड भी कहा गया, लेकिन अभी एग्जैक्ट रीजन को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए बिना प्रूफ के ये कहना सही नहीं होगा कि ये ग्लोफी था। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। ये कहना भी सही नहीं होगा कि पूरी ट्रेजेडी की सिर्फ एक वजह क्लाइमेट चेंज ही थी, लेकिन हिमालयाज में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर और आइस एरियाज में चेंजेस हो रहे हैं और इससे कुछ एरियाज में ऐसे रिस्क बढ़ सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में सिर्फ रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि माउंटेन एरिया को मॉनिटर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सैटेलाइट से माउंटेन को देखा जा सकता है, रिवर का वाटर लेवल चेक किया जा सकता है और अगर कहीं कुछ अनयूजुअल होता है तो लोगों को कुछ घंटे पहले फोन्स पर अलर्ट भेजा जा सकता है। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब वार्निंग टाइम पर मिले। और नेपाल की ये ट्रेजेडी इसी बात की सबसे बड़ी रिमाइंडर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। नेपाल से आने वाला रिवर सिस्टम आगे इंडिया की तरफ भी जाता है और इसी वजह से इंडिया के कुछ एरिया में भी रिवर लेवल्स पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पानी को बॉर्डर का पता नहीं होता। ऊपर नेपाल में जो कुछ हुआ तो उसका नीचे इंडिया में भी इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर की बात करें तो एक चीज याद रखना, इस डिजास्टर में डेथ और मिसिंग लोगों के नंबर लगातार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इसीलिए मैं कोई एक नंबर को फाइनल नहीं बोलूंगा और आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद नंबर भी बदल चुके हो। लेकिन एक बात साफ क्लियर है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज अभी भी अपने लोगों का वेट कर रही है और रेस्क्यू टीम लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। अब देखो, पूरी स्टोरी एक बार सिंपल में समझो। हाई माउंटेन एरिया में आइस और रॉक का बड़ा हिस्सा नीचे आया और रिवर का फ्लो डिस्टर्ब हुआ और पानी, मिट्टी और पत्थर के साथ नीचे आया। नैरो वैली की वजह से ये फ्लो बहुत तेज हो गया और रास्ते में जो भी आया उसे नुकसान होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम नेचर को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमें डेंजर का पता थोड़ा पहले चल जाए तो हम लोगों की जान जरूर बचा सकते हैं। शायद इसीलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं कि ये फ्लूड इतना बड़ा कैसे था, बल्कि सवाल ये है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को कितनी जल्दी पता चलेगा। अब आप बताओ, आपके हिसाब से जो नेपाल में हुआ वो सिर्फ नेचर की वजह से हुआ या बेटर वार्निंग सिस्टम से वो लोगों की जान बच सकती थी? कमेंट में जरूर बताना। और आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसी न्यूज सिर्फ देखनी नहीं, समझनी भी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।